गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का विषय है जैव संसाधनों का वितरण एवं उपयोग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जैव संसाधनों का अभिप्राय क्या है। जैसा नाम बता रहा है, जैव मतलब जीवन। तो प्रकृति के द्वारा दिए गए वो उपयोगी उपहार जिनमें जीवन पाया जाता है उनको हम जैव संसाधनों की संज्ञा देते हैं, जिसमें हम शामिल करते हैं पशु पक्षी, वन उत्पाद, फसलें, मत्स्य, समुद्री जीव, मनुष्य। तो वो सभी साधन, वो सभी तत्व जिनमें जीवन पाया जाता है वो जैव संसाधन का हिस्सा है, और ये जैव संसाधन जैव मंडल से हमको प्राप्त होते हैं। तो मुख्य रूप से इन जैव संसाधनों को हम 3 श्रेणियों में रख सकते हैं: वनस्पति संसाधन, प्राणी संसाधन और मानव संसाधन। तो आज जिक्र करेंगे हम वनस्पति संसाधनों का। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का विषय है जैव संसाधनों का वितरण एवं उपयोग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। तो आज जिक्र जो हम करेंगे वो जैव संसाधनों के वितरण का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जैव संसाधन है क्या। जैव संसाधन जैसा नाम ही बता रहा है कि वो संसाधन जिसमें जीवन होता है। तो जैव संसाधन प्रकृति द्वारा दिए गए वो उपयोगी तत्व होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। पशु पक्षी, वन उत्पाद, फसलें, मत्स्य, समुद्री जीव और मनुष्य जैविक संसाधनों के उदाहरण हैं। जैविक संसाधन जैव मंडल से हमको प्राप्त होते हैं और 3 तरह के होते हैं। मुख्य रूप से कह सकते हैं हम वनस्पति संसाधन, प्राणी संसाधन और मानव संसाधन। तो पहले वनस्पति संसाधन लेके चलते हैं, वेजिटेशन रिसोर्सेज जिनको कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वनस्पति से क्या अभिप्राय है। वनस्पति जो है किसी विशिष्ट पर्यावरण में एक दूसरे के सहचर्य में पनपने वाले पेड़ पौधों की विभिन्न जातियों के समूह को कहते हैं। और वनस्पति एक प्रदेश में विविध दृश्यावली प्रस्तुत करती है, जैसे कि आप कहते हो वनस्थली, घास भूमि, झाड़ियाँ। तो ये जो है ये वनस्पति के प्रकार हैं। अलग अलग जातियों के जाति समूह के वनस्पति जो है ये अलग अलग जाति समूह में पनपने वाले पेड़ पौधे हैं जिनको आप वनस्पति की संज्ञा देते हो। बहुत से तो अब जिक्र करते हैं उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वन। संसार में ये वन जो है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तापमान और वर्षा की विशेषताओं में अंतर होने के कारण कठोर लकड़ी वाले इन वनों को जो है आप 2 भागों में बांट सकते हो, एक भूमध्य रेखीय आर्द्र वन और दूसरे मानसूनी वन। तो पहले देखते हैं भूमध्य रेखीय आर्द्र वन, जिनको आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पे कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। और अगर हम विस्तार की बात, सबसे अधिक विस्तार जो है इन वनों का, उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय आर्द्र वनों का, वो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ये वन जो है अफ्रीका के जायरे बेसिन और गिनी तट, दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी की घाटी, एशिया के मलेशिया और इंडोनेशिया के द्वीपों में, और हमारे भारत में पश्चिमी घाट और असम में इस तरह के वन पाए जाते हैं। और अमेजन नदी की घाटी में इन वनों को हम सेल्वा के नाम से जानते हैं। चूँकि साल भर तापमान ऊंचे रहते हैं भूमध्य रेखा पर और वर्षा भारी होती है, तो साल भर ऊंचे तापमान और भारी वर्षा होने के कारण ये वन बहुत सघन होते हैं। और ऊपर से देखने पर आसपास उगे असंख्य
पेड़ों के पत्ते जो है मिलकर एक कनोपी का निर्माण करते हैं, चंदोवे का निर्माण करते हैं। चंदोवे की बाधा के कारण प्रकाश भूतल पर नहीं पहुंच पाता और वहां पर प्राय अंधकार छाया रहता है। ऊंचाई के हिसाब से इन वनों के 3 स्तर पाए जाते हैं। लंबे पेड़ जो है वो 30 से 45 मीटर तक ऊंचे होते हैं। हालांकि धरातल पर घास नहीं उगती है, फिर भी अमरलताएं, रंग बिरंगे फूल, परजीवी पादप रस्सियों की तरह दिखने वाले पेड़ों से झूलते हुए जो है नज़र आते हैं। और चौड़ी पत्ती वाले ये वन जो हैं हमेशा हरे दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर विभिन्न जातियों के वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। तो इन वनों में पाए जाने वाले आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों में हम नाम ले सकते हैं महोगनी, रोजवुड, आबनूस और रबड़। परंतु भूमध्य रेखीय जो आर्द्र वन हैं आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसके दोहन में बहुत समस्याएं होती हैं। एक तो क्या है कि यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होती है, तो बहुत अधिक गर्मी के कारण जो है इनके वृक्षों की लकड़ी बहुत कठोर होती है, पहली बात। दूसरी बात, एक ही जाति के वृक्ष एक ही स्थान पर अधिक संख्या में नहीं पाए जाते, तो इसलिए फ़ायदेमंद नहीं है। तीसरा है कि सड़क और रेल मार्ग जो हैं वो अनुपस्थित हैं इन क्षेत्रों में। अंधेरा, कीचड़ और वहाँ तक पहुँचने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो लगभग असंभव सा प्रतीत होता है यहाँ की लकड़ी को वनों से बाहर निकालना। इसके अलावा इन वनों में जो है विषैले कीड़े मकोड़े, सांप, जहरीली मक्खियाँ, तो जान का जोखिम है यहाँ पे बहुत। और भारी गर्मी और नमी के कारण जो है यहाँ पर कई जानलेवा बीमारियाँ जो हैं वो पनप जाती हैं, तो इन सभी कारणों से आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है, बहुत इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी श्रृंखला में दूसरे हैं मानसूनी वन। तो हैं तो ये भी उष्णकटिबंधीय वन, पर यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और ये वन हमारे भारत में म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इसके अलावा मध्य अमेरिका, पूर्व ब्राज़ील और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जैसा नाम बता रहा है मानसूनी वन है ये, तो मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर कि वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर और वर्षा ऋतु की अवधि जो है वो सीमित होती है। तो ये वन ना तो बहुत सघन होते हैं और ना ही सदाबहार होते हैं। शुष्क ऋतु में जब जल की कमी आ जाती है तो इन वनों के वृक्ष अपने पत्ते जो हैं गिरा देते हैं। इसी कारण से जो है मानसूनी वनों को हम उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनों की संज्ञा भी देते हैं। ये वन आर्थिक दृष्टि से बहुमूल्य होते हैं, क्योंकि इनकी लकड़ी अधिक कठोर नहीं होती। दूसरा, मानसूनी प्रदेश में वासित घनी जनसंख्या के कारण जो है लकड़ी की मांग वहाँ पे बहुत है, और यहाँ पर खेती के लिए कई जगह इन मानसूनी वनों की जो है कटाई की गई है। तो मानसूनी वनों में उगने वाले प्रमुख वृक्षों में हम नाम ले सकते हैं साल, सागौन, शीशम, जामुन, आम, बरगद, नीम। और जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, मानसूनी प्रदेश हैं, वहाँ पर जो है महोगनी, रबड़, बांस, बेंत, सिनकोना और आबनूस जैसे पेड़ भी उगाए जाते हैं। तो ये थे आपके उष्णकटिबंधीय वन। दूसरा है इसी श्रृंखला में, वो है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वनों को हम शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदाबहार वनों की संज्ञा भी देते हैं। इनका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, और दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश से ध्रुव दक्षिण तक बताया गया है। और भूमध्य सागर के तटीय इलाकों में अधिक पाए जाते हैं ये वन, चूँकि इसीलिए इनको हम भूमध्य सागरीय वनों की संज्ञा भी देते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है?
लंबी ग्रीष्म ऋतु और शुष्क और शीत आर्द्र ऋतु जो है वो आर्द्र होती है। सर्दियों में नमी के कारण जो है वृक्षों की पत्तियां बनी रहती हैं, किंतु गर्मी की शुष्कता से बचने के लिए वृक्षों ने वातावरण के अनुसार स्वयं के अंदर जो है कई ऐसी विशेषताएं पैदा कर ली हैं। जैसे इन वृक्षों की जड़ें मोटी गहरी होती हैं, तो अधिक गहराई से जो है वृक्षों के लिए नमी को सोख लेती हैं, नमी को चूस लेती हैं। इसके अलावा इनके तनों की जो छाल होती है मोटी होती है, रोएदार चिकने मोटे पत्ते होते हैं, नमी को जो है हवा में नहीं जाने देते जो। तो इन विशेषताओं के कारण ये वृक्ष गर्मियों में भी अपने सारे पत्तों को झड़ने से बचाने में कामयाब होते हैं। मत कहने का अभिप्राय क्या है कि हर साल भर जो है वो सदाबहार बने रहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे जलवायु विषम पाई जाती है, तो विषम जलवायु ने इन वृक्षों की लकड़ी को कठोर बना दिया है। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में आप नाम ले सकते हैं ओक, जैतून, अंजीर, पाइन, फर, साइप्रस, यूकलिप्टस जिसको सफ़ेदा कहते हैं आप, चेस्टनट, लॉरेल, शहतूत, वॉलनट, ये प्रमुख वृक्ष हैं जो आपके भूमध्य सागरीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश बहुतायत मात्रा में यहाँ पे रहता है, तो सूर्य की प्रकाश की अधिकता के कारण जो है इन वनों में कई रसदार फलों के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे कि नींबू है, नारंगी है, अंगूर, अनार, नाशपाती, शहतूत। तो ये सभी वृक्ष जो हैं भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। इसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ी वन। 3 बातें बोल दी हैं मैंने। शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, पत्ती जो है वो चौड़ी होती है, और पतझड़ी वन है ये। तो इन वनों का विस्तार जो है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु वाले प्रदेशों में है, 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच। तो अगर आप देशों के नाम में बात करेंगे तो इन वनों का विस्तार जो है मध्य और पश्चिमी यूरोप, मध्य अमेरिका, पूर्वी एशिया जिसमें जापान, कोरिया, चीन शामिल हैं, और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सेंट लॉरेंस तटीय प्रदेशों में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ी वन पाए जाते हैं। तो जहाँ तक तापमान जलवायु संबंधी बात है, तो इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ती है। हाँ, शीत ऋतु में कठोर सर्दी पड़ती है, तापमान 8 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस रहता है शीत ऋतु में। सारा साल अच्छी वर्षा होने के कारण वृक्षों की लकड़ी कठोर, मजबूत लेकिन टिकाऊ होती है, और कड़ी सर्दी से बचने के लिए इन वृक्षों के चौड़े पत्ते सर्दियों के शुरू में ही झड़ जाते हैं। तो इसलिए जो है ये वन पूरी सर्दी पत्र विहीन रहते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्षों में हम नाम ले सकते हैं ओक, मैपल जो कनाडा की का फ्लैग का सिंबल भी है, बर्च, चेस्टनट, अखरोट, पोपलर, एश, ये प्रमुख वृक्ष हैं जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। लकड़ी जो है बहुमूल्य होती है यहाँ की, उसका इस्तेमाल फर्नीचर, मकान, जहाज बनाने के लिए किया जाता है। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की जलवायु अनुकूल है, जनसंख्या की भी तीव्र वहाँ पे वृद्धि है, उद्योगों का, कृषि का भारी विकास हुआ है। तो इस कारण से इन अधिकतर वनों को साफ कर दिया गया है। लास्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। तो इन वनों का जो नाम रखा गया है कोणधारी वन, तो कोण के आकार के फल पर रखा गया है। इन वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में एक विस्तृत पेटी के रूप में पाया जाता है,
और टैगा वन भी कहा जाता है। टैगा वन या शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी की कोणधारी वन एक ही बात है। इसके अतिरिक्त संसार की जो पर्वतीय ढालों पर 1500 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये वन मिलते हैं। हमारे भारत में जो है कश्मीर में हिमालय पर्वत, हिमालय में कश्मीर और यूरोप के आल्प्स पर्वतों की ढलानों पर जो हैं ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन दक्षिणी चिली में, ब्राज़ील के पठार, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष जो है 30 मीटर या इससे भी अधिक लंबे और सीधे होते हैं। चूँकि जल का अभाव होता है इन क्षेत्रों में, तो वृक्षों की पत्तियां जो हैं वो नुकीली और पतली होती हैं, इसीलिए कोणधारी कहा जाता है। ऐसी पत्तियों के वृक्षों से नमी का वाष्पीकरण जो है वो कम होने देती हैं ये पत्तियां। और इसके अलावा अगर इन क्षेत्रों में जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ की मार से भी बचाती हैं ये पत्तियां और पेड़ को जो है सुरक्षित रखती हैं। सारा साल जो है इन पेड़ों से पत्तियां नहीं गिरती, इसीलिए सदाबहार रहते हैं। आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि मुलायम लकड़ी होने के कारण काटना ढोना आसान है इनको। दूसरा, झाड़ झंखाड़ नहीं होता है तो वनों के आवागमन में भी आसानी होती है और व्यापारिक दोहन जो है संभव हो पाता है इनका। प्रमुख वृक्ष जो हैं चीड़, देवदार, केल, स्प्रूस, फर, लॉर्च, रेडवुड, ब्लू पाइन, ये वृक्ष जो हैं प्रमुख रूप से इन वनों में पाए जाते हैं। अब ये वन संसाधन जो है मनुष्य के लिए दोनों तरह से लाभकारी हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी, परोक्ष रूप से भी। प्रत्यक्ष रूप से कैसे? ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताऊंगी मैं, बता रही हूँ। इमारती लकड़ी मिलती है। इसके अलावा भोजन, कंदमूल, फल खा के पहले तो मानव इसी पे गुजारा करता था। इस औद्योगिक कच्चा माल जो है मिलता है। विभिन्न तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, कृत्रिम रेशे पाए जाते हैं, बहुत से वन्य जीव जंतुओं के आश्रय स्थल हैं, बहुत से लोगों को जीविका प्रदान करते हैं। ये तो डायरेक्टली हमको दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष लाभ हैं ये। अप्रत्यक्ष लाभ में जो हमको दिखाई नहीं देते हैं वो है जलवायु पर प्रभाव, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा बाढ़ों और मरुस्थलों पर नियंत्रण करते हैं और पृथ्वी की सुंदरता में इजाफा तो करते ही हैं और पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम भी करते हैं। तो कितने सारे लाभ हैं इसके, तो इसलिए वनों का संरक्षण जो है वो किया जाना चाहिए। धन्यवाद।